दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम HTML की संरचना को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वह आखिर में HTML संरचना इतनी महत्वपूर्ण है क्यों। जब आप HTML सीख लेंगे, सीखने के बाद आप अपने कंटेंट को यानी जो भी चीज आप बनाएंगे, आप यह चाहेंगे कि आपकी जो जानकारी है वह वेब ब्राउजर के ऊपर अच्छे ढंग से प्रदर्शित हो। वेब ब्राउजर मतलब क्या? वेब ब्राउजर का मतलब जैसे गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है, इसी तरह से ओपेरा ब्राउजर है और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं। तो ये जितने भी ब्राउजर हैं आपके कंटेंट को सही ढंग से समझ सकें, इसके लिए HTML की संरचना का सही ढंग से आपको समझना और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको ठीक इसी तरह से समझ सकते हैं जैसे अगर आपको एक मकान बनवाना है तो मकान बनवाने के लिए आपको नींव का निर्माण करना होगा। ठीक इसी तरह से HTML की दुनिया में या वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जो HTML की संरचना है यानी कि HTML जो स्ट्रक्चर है, यह उस मकान की नींव की तरह से है। तो आइए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। दोस्तों, HTML लिखते समय सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन किया जाता है। अगर हिंदी में इसे कहें तो डॉक टाइप घोषणा की जाती है, यानी कि हम ब्राउजर को यह बताते हैं कि हम जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं, HTML के ऊपर जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं, हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में HTML के किस संस्करण का उपयोग करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने की वजह से आपका जो ब्राउजर है वह ब्राउजर आपके कंटेंट को सही ढंग से समझ जाता है और आपके कंटेंट को सही ढंग से रेंडर करके डिस्प्ले करने लगता है। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा कि डॉक टाइप की घोषणा की कैसे जाती है। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हम आपको दिखा देते हैं। अब दोस्तों, इस समय आप हमारे लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे हैं और सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। हमने नोटपैड को ओपन कर लिया है। अब यदि हमें डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना है तो यह करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम ओपन एंगल ब्रैकेट को पहले लगाते हैं, इसके बाद ऐसा लिखकर और फिर लिखते हैं डॉक टाइप और HTML, इसके बाद एंगल ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ऐसा करने के साथ ही हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन पूर्ण हो जाता है। और जब आपका ब्राउजर इस वेब पेज को रेंडर करने के लिए रीड करना शुरू करेगा तो उसको यह पता चल जाएगा कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन में HTML 5 संस्करण का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। आइए हम अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। अब HTML का डिक्लेरेशन कर देने के बाद यानी डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर देने के बाद बारी आती है हेड और बॉडी सेक्शन की। तो जब आप डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर लेते हैं, इसके बाद सबसे पहले आपको HTML एलिमेंट को शामिल करना होता है और यह जो HTML एलिमेंट होता है यह पूरे वेब पेज को इनकैप्सुलेट करता है यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसके बाद HTML के अंदर दो प्रमुख सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन को हेड सेक्शन कहा जाता है और दूसरे सेक्शन को बॉडी सेक्शन कहा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि HTML का हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन का काम क्या होता है। तो HTML के हेड सेक्शन में सारे के सारे HTML के जो मेटा डेटा होते हैं उनको HTML के हेड सेक्शन में शामिल किया जाता है। जैसे में आप अपने वेब पेज का जो टाइटल बना रहे हैं या अगर कुछ CSS लिख रहे हैं तो यह जो सारी जानकारी होती है उसको HTML के हेड सेक्शन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद दूसरा भाग आता है बॉडी सेक्शन का। तो जो वेब पेज के ऊपर दिखाई देता है वह सारी की सारी चीजें HTML के बॉडी सेक्शन में शामिल की जाती हैं। जैसे में आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका जो हेडिंग है, उसके जो पैराग्राफ हैं, उसके इमेज हैं, उसकी वीडियो है, वो सारी चीजें HTML के बॉडी सेक्शन में शामिल की जाती है। आइए इसको भी उदाहरण से देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर डॉक टाइप डिक्लेरेशन कर दिया है, इसके तुरंत बाद हमको लिखना होगा HTML। ये हमने HTML लिख दिया और इसको एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम इस HTML एलिमेंट को बंद कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो भी चीजें होंगी वह इस एलिमेंट के बीच में यानी यह जो HTML लिखा हुआ है इसके बीच में ही लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले आएगा हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन हम ऐसे लिखेंगे और इसको भी हम क्लोज कर देंगे।
तो यह हमारा हेड सेक्शन बन जाता है। इसके जस्ट बाद बॉडी आती है, तो इस तरह से हम बॉडी सेक्शन बनाते हैं और इसको भी हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं। बॉडी सेक्शन के जो भाग होंगे वो यहाँ पर आएंगे और हेड सेक्शन में आप जो कुछ भी लिखेंगे उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो जानकारी दी गई है यह क्लियर हो गई होगी। अब बारी आती है कि HTML डॉक्यूमेंट की भाषा को बताया जाए, यानी कि आप अपने वेब पेज पर जो कुछ दिखाना चाहते हैं वह किस भाषा में दिखाना चाहते हैं। यानी कि आप जो अपनी वेबसाइट बनाएंगे वह वेबसाइट हिंदी भाषा में होगी, अंग्रेजी में होगी, बंगाली में होगी या किस भाषा में होगी। तो आप जिस भी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको इस HTML की कोडिंग करते समय उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जो सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन हो गया, बिंग्स का सर्च इंजन हो गया, याहू सर्च इंजन हो गया, तो इस तरह के जो भी सर्च इंजन हैं तो उनको यह जानकारी हो जाती है कि आपकी वेब पेज पर कौन सी भाषा दी गई है। अब जब सर्च इंजन को यह पता हो जाता है कि आपका वेब पेज किस भाषा में है, तो जो योग्य व्यूअर होते हैं उन तक आपके जो कंटेंट हैं उनके पहुंचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है, किसी भी टॉपिक को सर्च कर रहा हो और आपका जो वेब पेज है उस पर वह सामग्री पड़ी हुई है, वह जानकारी पड़ी हुई है, तो गूगल का जो सर्च इंजन है जब आप अपनी भाषा को डिक्लेयर कर देते हैं तो गूगल को यह पता होता है कि जो व्यूअर है वह जिस भाषा में सामग्री को सर्च कर रहा है वह सामग्री आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेज पर पड़ी हुई है। तो सर्च इंजन उस व्यक्ति को आपके वेब पेज के लिंक को सजेस्ट करने लगता है। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि हम इस कार्य को करेंगे कैसे। तो HTML डॉक्यूमेंट के HTML टैग में लैंग एट्रीब्यूट जोड़कर, लैंग मतलब लैंग्वेज का LANG, लैंग एट्रीब्यूट को जोड़कर डॉक्यूमेंट को भाषा बताया जा सकता है। अब देखिए, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग कोड होते हैं। हम अपने आने वाली वीडियो में यह भी बता देंगे कि किस भाषा के लिए किस कोड का उपयोग किया जाएगा, इसको हम विस्तृत रूप से आपको बता देंगे और उसकी एक पूरी लिस्ट हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं का जो कोड होता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंदी भाषा को डिक्लेयर करने के लिए अगर आप अपने वेबसाइट पर जो कंटेंट है वह हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी भाषा को जो कोड होता है वह HI कोड यूज किया जाता है, स्मॉल HI। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपना जो कंटेंट है वह इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश भाषा का जो कोड होता है वह होता है EN, यानी कि स्मॉल EN। आइए अब इसको भी समझ लेते हैं कि इसको हम HTML डॉक्यूमेंट में कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे दिखाएंगे। अब देखिए, यदि आपको अपनी लैंग्वेज बतानी है तो उसके लिए हम HTML टैग को देखेंगे। तो ये देखिए, यह HTML टैग दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, छोटा सा स्पेस बनाइए और LANG लिखेंगे, इसके बाद इक्वल टू लिखेंगे और फिर इसके बीच में अगर आप हिंदी भाषा में लिख रहे हैं तो HI लिख देंगे, मतलब हिंदी का शॉर्टकट हो गया HI। अगर इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं तो EN लिखेंगे। तो सिर्फ इतना कर देने से सर्च इंजन को यह पता हो जाएगा कि आपका जो यह डॉक्यूमेंट है यह किस भाषा में लिखा जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि यह जो लैंग्वेज यानी कि जो भाषा का डिक्लेरेशन करना है यह भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में एलिमेंट का क्या महत्व होता है। तो देखिए, HTML डॉक्यूमेंट की संरचना में एलिमेंट का क्रमबद्ध तरीके से उपयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी वेब पेज को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो भी सामग्री शामिल की गई है वह ब्राउजर में एक विशेष क्रम में दिखाई देती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, तो उस पोस्ट को लिखने के लिए आपको एक बेहतरीन टाइटल की आवश्यकता होगी। इसके बाद उसके अंदर अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी सी इमेज चाहिए। उस इमेज के बाद आपने जो पोस्ट लिखा है सबसे पहले आपको उसका इंट्रो देना होगा। फिर अलग अलग तरह की हेडिंग और सब हेडिंग जो आपका कंटेंट है उसको दर्शाने के लिए कि आप किस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं उसको हेडिंग और सब हेडिंग के अंतर्गत शामिल करेंगे। और जो हेडिंग या सब हेडिंग आप बना रहे हैं
उसके अंतर्गत जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी को पैराग्राफ इत्यादि के अंदर आप शामिल करेंगे। तो यह जितनी भी सारी चीजें हैं किसी भी आर्टिकल के अंदर एक विशेष क्रम में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी चीज अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं, जो आपके वेब पेज के दर्शक होंगे उनको समझने में सुविधा होगी, और दूसरा फायदा यह होगा कि ब्राउजर भी आपके वेब पेज को सही ढंग से समझ पाएगा। और जब ब्राउजर या फिर सर्च इंजन आपके वेब पेज को सही ढंग से समझेगा तो वह उसका सही ढंग से प्रस्तुतिकरण करेगा। इसको यदि उदाहरण के साथ मैं रखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए, हेडिंग टैग को H1 टैग, H2, H3, H4, H5 और H6 इस तरह से हेडिंग टैग को ये 6 श्रेणियों में बांटा गया है। अब इसमें H1 जो टैग होता है यह सबसे मुख्य हेडिंग को दर्शाता है, और जो H6 टैग होता है वह सबसे निम्नतम हेडिंग को दर्शाता है। अब यहाँ भी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रख देता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने ही एक वेब पेज को ओपन कर लिया है। अब यदि आप इसको यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए, यह सबसे पहले यह जो भी विषय हमारा है इस विषय का मैंने यहाँ पर टाइटल बनाया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक इमेज शामिल की हुई है जिसमें कि यह जानकारी दी गई है कि यह जो पोस्ट है यह किस विषय से संबंधित है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर इसके विषय में एक छोटा सा इंट्रो बनाया गया है। इसके बाद फिर हेडिंग बनाई गई है, और इस हेडिंग के अंतर्गत यह एक पैराग्राफ दिया गया है। अब ठीक इसी तरह से अगर इसको आप नीचे लेकर चले आएं तो यहाँ पर देखिए एक डाउनलोड लिंक दिया गया है जो बिल्कुल लास्ट में है। कहने का अर्थ यह है कि आप जब वेब पेज के ऊपर कोई भी सामग्री देंगे तो वह एक विशेष क्रम में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमको टाइटल बनाना है तो टाइटल यहाँ पर न देकर हम बिल्कुल नीचे टाइटल दे दें, ऐसा नहीं होगा। इमेज अगर आपको देना है तो इमेज की एक सटीक जगह है, आपको इमेज वहीं पर लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर हेडिंग आप बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने H2 टैग का उपयोग करके यह हेडिंग बनाई है। अब इसके बाद यदि हमको सब हेडिंग बनानी है तो यहाँ पर फिर हम H3 टैग का उपयोग करेंगे, और छोटी अगर हेडिंग बनानी है तो फिर हम H4 टैग का उपयोग करके उससे छोटी हेडिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमने H4 टैग का उपयोग करके हेडिंग बना दिया फिर उसके बाद H2 टैग का उपयोग करके बना दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि आप वेब पेज के ऊपर जो भी सामग्री दे रहे हैं उसको एक विशेष नियम के तहत, एक विशेष क्रम की तहत आप देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपको यहाँ भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम अपनी अगली वीडियो में इस चीज को शामिल कर लेंगे। अब दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यदि आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको वेब सामग्री निर्माण करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट की संरचना का सही ढंग से पता होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपको जो भी जानकारी मैंने अपनी इस वीडियो में दी है, यदि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जो भी कंफ्यूजन है या आपके जो भी प्रश्न हैं आप उसको ज़रूर बताएं, ताकि इसको हम अपनी अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको सरल लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऐसा करने की वजह से यह जो जानकारी है दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगी। वीडियो के आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप HTML की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपने पहले ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द हम अपनी अगली वीडियो में HTML की अगली जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।